गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कुणाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो जो स्टैंडर्ड 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें सेकंड जो पॉइंट जो बताया गया है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको तीन रिएक्शन में मतलब या तीन स्टेप में उसको डिवाइड किया गया है। ओके, उसमें लिखा गया है जो मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें जो पूछा गया है वो तीन स्टेप में पूछा गया है। जो मतलब प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस का नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। एक्चुअल में उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नाम की हेडिंग नहीं है, वहाँ पे मतलब हेडिंग जो डाला गया है वो तीन स्टेप है। मतलब एक्चुअल में पहला लिखा गया है ट्रांसक्रिप्शन लिखा गया है, देन सेकंड इज ट्रांसलेशन एंड थर्ड इज अ ट्रांसलोकेशन। ओके, तो उस कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं, जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो हम प्रोटीन सिंथेसिस को हम देख लेंगे कि इस चैप्टर में कैसे होता है। हालांकि ये मतलब जो लेक्चर है आज का मेरा, ये सिर्फ 10th ओरिएंटेड है। ओके, इसलिए ध्यान में रखना, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा मतलब कुछ फैक्टर्स वगैरह हम देखेंगे नहीं, इसमें सिर्फ एक बारीक सी एक कंसेप्ट देख लेंगे। ओके, जहाँ तक जूनियर और सीनियर लेक्चर की बात, जूनियर कॉलेज की बात है, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गए, तो उनका यहाँ पे जो कुछ ज़्यादा मैटर वहाँ पे नहीं होगा। अगर वो अगर इसी प्रोसेस को अगर हम ग्रेजुएशन लेवल में या फिर अगर 12th के लेवल पे भी अगर हम पढ़ते हैं तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगी, बिकॉज इसमें बहुत ही मतलब सब स्टेजेस आते हैं। जैसे कि अगर हमको ट्रांसक्रिप्शन अगर देखना है तो उसके अंदर भी तीन मतलब और स्टेप आती है, जैसे कि इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ओके, तो सेम तरीके से अभी यहाँ पे हमको जो प्रोटीन सिंथेसिस देखना है तो हम वो जो प्रोसेस है हम उसको स्किप कर देंगे, हम डायरेक्ट वहाँ पे कंसेप्ट देख लेंगे। बिकॉज 10th में जो मतलब जो बोर्ड की जो सिलेबस है उसमें सिर्फ वहाँ पे सिर्फ प्रोसेस पूछी गई है, ज़्यादा कुछ उसमें डीपली मैटर वहाँ पे नहीं बताया गया है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन का यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो किस तरीके से प्रोटीन तैयार किया जाता है वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फेनोमेनन देख लेंगे कि मतलब एक्चुअल में वो मतलब प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है डीएनए के मॉलिक्यूल से। कौन से मॉलिक्यूल से? डीएनए। ओके, डीएनए आपको पता होगा क्या है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये यूकैरियोटिक सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। तो डीएनए के पास से मतलब यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस में डीएनए का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें? एमआरएनए में। कौन से आरएनए में हो जाएगा? एमआरएनए। ये ध्यान में रखना है हमने। ठीक है, तो डीएनए का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? एमआरएनए। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसको आपने ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या हुआ है? डीएनए का कन्वर्जन एमआरएनए में हुआ है। ओके, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है? ट्रांसक्रिप्शन। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये ट्रांसक्रिप्शन नाम की जो प्रोसेस है ये होती कहाँ पे है। ठीक है, अगर आप कोई भी अगर बायोलॉजिकल अगर रिएक्शन अगर आप देखते हो तो उसमें आपको मतलब उसकी परफेक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो प्रोसेस कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यही प्रोसेस कहाँ पे हो रही है अभी हम देखते हैं, इसको ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, तो जो डीएनए है, डीएनए कहाँ पे रहता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में। इसका मतलब अगर डीएनए का कन्वर्जन अगर एमआरएनए में अगर हो रहा है तो ऑफकोर्स ये ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? इनसाइड न्यूक्लियस। इसका मतलब आपको एक आंसर मिल गया। डीएनए का कन्वर्जन जो एमआरएनए में हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और एक कंप्लीट प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, हम ये प्रोसेस को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक फेनोमेनन क्या कहता है। ठीक है, अभी ये तो होगी आपकी ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद में आपका जो एमआरएनए जो फॉर्म हुआ है, अब ये एमआरएनए का कन्वर्जन हमारी बॉडी करती है स्पेसिफिक प्रोटीन में। किसमें करती है? स्पेसिफिक प्रोटीन है। ओके, और ये एमआरएनए का कन्वर्जन जो प्रोटीन में होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? ट्रांसलेशन। ठीक है, ध्यान में रखना है। ओके, और जहाँ तक ट्रांसलेशन की बात है ये प्रोसेस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जब एमआरएनए बन के तैयार हो जाता है, ओके, कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर, तो उस एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर लाया जाता है। ओके, और जब एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर लाया जाता है तब वो उसको कहाँ पे लाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, और यही साइटोप्लाज्म में एमआरएनए का कन्वर्जन होता है प्रोटीन में। ओके, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो इसी प्रोटीन सिंथेसिस को और एक दूसरा भी नाम है। ओके, और ये नाम भी आपको पूछा सकता है बोर्ड के पेपर में। हर बार आपको प्रोटीन सिंथेसिस ये वर्ड आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो कभी कभी ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन सेंट्रल डोग्मा। क्या पूछ सकते हैं? सेंट्रल डोग्मा को एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन
आ सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों भी एक ही नाम है, ओके। तो इस प्रोसेस को हमने देखा है कि एक्चुअल में किस तरीके से डीएनए का कन्वर्जन प्रोटीन में होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो हमने देखी है डीएनए से लेके तो एमआरएनए तक, इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए जो है हमारा एमआरएनए में कन्वर्ट हो गया है। और ये प्रोसेस कहाँ पे हुई है? न्यूक्लियस के अंदर। देन ये एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जैसे ही एमआरएनए आ जाता है, ये जो एमआरएनए है उसका कन्वर्जन किस में होता है? प्रोटीन में हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका जो मेन जो प्रोडक्ट है प्रोटीन, ये क्या हो गया है? फॉर्म हो गया है, ओके। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली अगर हम समझ अगर चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक सेल है, ओके। और सेल में ये क्या है? न्यूक्लियस है, ओके। अभी न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अंदर हमको सबको पता है कि क्या रहता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या रहता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का कन्वर्जन एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में हो गया है, ठीक है। हमको ये पता है कि डीएनए जो रहता है वो डबल स्ट्रैंडेड रहता है, और जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, ठीक है। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए फॉर्म हो जाने के बाद में इसको कहाँ पे लाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में इसका कन्वर्जन होता है स्पेसिफिक प्रोटीन में, ओके। तो इस टाइप से इस प्रोसेस को हमको यहाँ पे देखना है, ओके। तो आई होप आपको ये फिनोमेनन आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो चलिए हम इस प्रोसेस को भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हमने एक बात समझ ली कि किस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अभी हमको ये स्ट्रक्चरली हमको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डीएनए का कन्वर्जन एमआरएनए में होता है, ये हमको देखना है, ओके। तो चलिए हम इस पॉइंट को भी स्टार्ट करते हैं, ओके। अब जहाँ तक हमको पता है डीएनए कैसा रहता है? डबल स्ट्रैंडेड रहता है, ओके। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे डायग्राम निकाल देंगे, ओके। डीएनए की बहुत ही आपको संभाल के डायग्राम निकालनी पड़ेगी, बिकॉज डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, और हम सबको पता है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। और आपने 9th स्टैंडर्ड में इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, और डीएनए के स्ट्रैंड कैसे एंटी पैरेलल होते हैं। अगर ये स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम अगर निकाला होगा तो इसका जो ये एंड है वो कितना प्राइम होगा? 3 प्राइम, ठीक है। अब ये इसको अगर मैं 5 प्राइम दूंगा तो ये क्या होगा? 3 प्राइम, ये आपको निकलना है, ओके। एंड देन उसके बाद जो डीएनए के जो बेस पेयर होते हैं वो भी आपको ऐड करने हैं, ठीक है। एडेनिन का जो ए है वो क्या है? एडेनाइन। जो उसकी बेस पेयरिंग किसके साथ होगी? थाइमिन के साथ में, ओके। यूनिवर्सल बेस पेयर, इसको आपने मिसमैच नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? डीएनए के स्ट्रैंड्स हमको यहाँ पे लगाने हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, ठीक है। एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन, यहाँ पे कितने बॉन्ड रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड 3 रहते हैं, ठीक है। फिर से ए टी, ओके। ये जी सी बॉन्ड आपने स्पेसिफिक देने हैं, ओके। ए टी, ये सी जी, आप बेस पेयरिंग प्रॉपर लगाना है सिर्फ, ओके। ये जी सी, ओके। इसको मैं इसे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है? डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, ओके। तो जहाँ तक हमने देखा है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ओके। तो अभी हमारा यहाँ पे एक काम बनता है कि डीएनए जो हमारा क्या है? एक कंडेंस फॉर्म में है। क्या है? कंडेंस फॉर्म में स्पायरली है, ओके। तो अगर हमको डीएनए का अगर एक सिंगल स्ट्रैंडेड अगर एमआरएनए में अगर कन्वर्जन अगर करना है, तो सबसे पहले हमारे पास एक टास्क ये है कि जो डीएनए जो एक कॉम्प्लेक्स उसका जो स्ट्रक्चर है जो मतलब कंडेंस फॉर्म में है, उसको फ्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फ्री करना पड़ेगा। अब अगर फ्री हम करेंगे तो मतलब हमारे बेनिफिट क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो आपको ओपनली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मतलब मेजर ग्रुप या माइनर ग्रुप आपको जो दिख रहे हैं वहाँ पे भी कुछ डीएनए के सीक्वेंस हाइड होकर रहते हैं, ओके। तो अगर हमको अगर सारे सीक्वेंस अगर ओपन करने होंगे तो ये दोनों भी डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करना पड़ेगा? हमको ओपन करना पड़ेगा। तो अभी डीएनए को ओपन कैसे करेंगे हम इसको मतलब 2 स्ट्रैंड खींच मतलब ऐसे मतलब 2 स्ट्रैंड हम डायरेक्टली ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, ओके। अब अगर हम ऐसा अगर करते या हमारे बॉडी में ऐसे कोई अगर मैकेनिज्म अगर ऐसे करता है तो उसको मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, ओके। तो इसके लिए हमको ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम का एक इम्पोर्टेंस ये है कि वो मैकेनिकल इंजरी उस डीएनए को होने नहीं देता, और जो हमारा मेजर जो फंक्शन है कि हमको जो करना था डीएनए को ओपन, वो भी इजीली उसको ओपन कर देगा, उसको अनवाइंड कर देगा, ओके। तो वो एंजाइम कौन सा है वो आपने मतलब देखना है पहले। सबसे पहले उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। क्या नाम है उसका? हेलिकेज। हेलिकेज का मेजर फंक्शन क्या है? वो क्या करता है? अनवाइंड करता है डीएनए को, अनवाइंड द डीएनए।
क्या करता है वो डीएनए को अनवाइंड करता है। ओके, अब डीएनए को अनवाइंड वो कैसे करेगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर डीएनए को स्ट्रैंड को अगर सेपरेट करना है तो ये एंजाइम किस तरीके से सेपरेट करेगा। तो अभी ये क्या करता है, सबसे पहले आप अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो तो डीएनए के जो मतलब बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो एडेनिन और थायमिन के बीच में लगा है, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में लगा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करते हो तो डीएनए के दोनों भी स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, इजीली सेपरेट हो जाएंगे। ओके, और यही काम कौन करता है, हेलिकेज। इसका मतलब क्या ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो अभी ये जो हेलिकेज एंजाइम है वो क्या करता है, जो आपको जो मतलब दिख रहा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको क्या करता है वो हेलिकेज एंजाइम, ये हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज एंजाइम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कंप्लीटली क्या करता है, वो ब्रेक करता है। और जैसे ही डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक करता है, हमारा जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो क्या होने लगता है, ओपन, क्या होने लगता है, ओपन होने लगता है। ठीक है, ठीक है, ये भी ओपन होने का है, लेकिन यहाँ से आपके जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है ये क्या हो गए, ये ओपन होने लग गए। तो इस तरीके से आपका डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ये आपको पता है कि यहाँ पे क्या रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड के कुछ सीक्वेंसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस। तो आपका जो डीएनए जो इस तरीके में आपको लग रहा था, तो जैसे ही हेलिकेज ने एक्ट कर लिया तो सिमिलरली आपको जो मतलब जो डीएनए आपको जो पहले डबल स्ट्रैंड लग रहा था वो अभी इस तरीके से दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गई, और ब्रेक किसने किया, हेलिकेज ने किया, जिसकी वजह से आपको जैसे जैसे हेलिकेज वहाँ पे एक्ट करता जाएगा वैसे वैसे डीएनए क्या हो जाएगा, ओपन ओपन होता जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है किसका, हेलिकेज का। तो अभी हेलिकेज यहाँ पे उसने एक मेजर फंक्शन अपना परफॉर्म कर लिया, हेलिकेज का सिर्फ इतना ही काम है, अभी बाकी दूसरा काम नहीं है। ओके, तो अभी यहाँ पे जो सेकंड जो मेजर जो फंक्शन जो करेगा, ओके, उसका एक वहाँ पे भी आपको एक एंजाइम लगेगा, बिकॉज अभी यहाँ पे डीएनए का जो हो गया है वो हमारा ओपन हो गया है, वो एकदम फ्री फॉर्म में ओपन हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो अभी हमको एमआरएनए की अगर कॉपी बनानी है तो आपको एमआरएनए की कॉपी करने वाला या फिर आरएनए की कॉपी करने मतलब बनाने वाला आपको एंजाइम चाहिए। ओके, ये एंजाइमेटिक बेस्ड रिएक्शन है। अगर हम एंजाइम का अगर यूज अगर नहीं करेंगे तो हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो भी हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी जिस तरीके से हेलिकेज वहाँ पे हमने अपनाया था, तो सेकंड जो एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज। वो कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज क्यों, बिकॉज हमको क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। ठीक है, तो इसलिए हमने कौन सा एंजाइम लाया है, आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज मोर देन वन, मतलब हमको सिर्फ आरएनए की एक कॉपी वहाँ पे नहीं बनानी है, हमको बहुत सारी कॉपी बनानी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए के जो अनबाइंड हो चुके स्ट्रैंड के ऊपर क्या हो जाता है, वो कंप्लीटली बाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, वो बाइंड। ये कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज। हेलिकेज का काम हो गया है, हेलिकेज ने ब्रेक कर दिया है, आपका डीएनए का स्ट्रैंड ओपन हो गया है। और अभी ये जो मतलब स्ट्रैंड जो ओपन हो गया है तो उसके ऊपर कौन सा एंजाइम बाइंड हो जाता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जो कुछ भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो प्रेजेंट है, जो डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर जो प्रेजेंट रहते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में वो क्या बनाएगा, वो एमआरएनए बनाएगा। जो मतलब बिकॉज वो क्या, उसका एंजाइम का काम ही वही है, उसके एंजाइम में लिखा है वो क्या बना रहा है, आरएनए की मोर देन वन कॉपी बना रहा है। इसलिए हमने इस आरएनए पॉलीमरेज को हमने चूज किया है। ठीक है, तो जिस तरीके अब ये कैसे करेगा, ये अभी जो एंजाइम है ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज ये डायरेक्शन को मतलब चेंज करेगा, वैसे वैसे जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है ये भी वो क्या करेगा, रीड करेगा, और उसका ही जैसा एक वो क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एक जो स्ट्रैंड बनाता है। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये अगर ये ए है, ठीक है, ये जी अगर होगा, ये सी, ये जी, ऐसा होगा, तो इस सीक्वेंस को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री करते करते वो एक और सिंगल स्टैंड यहाँ पे स्टैंड पीछे पीछे बनाता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टैंड कैसे बन रहा है, ये इस सीक्वेंस को रीड कर रहा है, कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। और इस सीक्वेंस को रीड करते करते इसके कॉम्प्लीमेंट्री वो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो स्टैंड जो बन रहा है वो है आपका एमआरएनए,
वो क्या है, mRNA। ओके, आपको ध्यान में आने चाहिए हम क्या बना रहे हैं, mRNA बना रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे, मतलब इस स्ट्रैंड जो सिंगल स्ट्रैंड पे यहाँ पे दिख रहे हैं, आपका जो mRNA फॉर्म हो रहा है उसी स्ट्रैंड पे, मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ए अगर होगा तो यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में अभी आप ये देख लीजिए कि कभी भी आरएनए के ऊपर आपको, जैसे कि हमने देखा है कि एडेनिन के साथ क्या लगा है, यहाँ पे थाइमिन लगा है, लेकिन यहाँ पे जब आरएनए की बात हम करते हैं तब वहाँ पे थाइमिन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल में। ठीक है, ये बात आपको कुछ जो बेसिक जो थिंग्स होती है ये आपको पता होनी चाहिए। आपको आरएनए के ऊपर कभी भी आपको थाइमिन मॉलिक्यूल नजर नहीं आएगा, ये बात बहुत आपको ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब एडेनाइन जो रहता है, एडेनाइन अपने ऊपर क्या लगेगा बाद में, वो थाइमिन की जगह पे क्या लगाएगा, यूरेसिल, गुआनिन के वो बाद में वो साइटोसिन लगाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जो रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस बनाता जाएगा और आपका आरएनए पॉलीमरेज एंड तक आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे जाएगा और लास्ट में जब टर्मिनेट होगा, तो टर्मिनेट होने के बाद में अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो आपका जो सिंगल्स, जो आपका जो मतलब जो डीएनए जो अनबाइंड होने के बाद जो आरएनए पॉलीमरेज जो उसके ऊपर बाइंड हो गया था, अब वो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि होगा एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, ये आपके जो कोडॉन्स है वो आप मतलब लग जाएंगे। ठीक है, GCAUCG, आप कौन सा भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ले सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बना है हमारा, mRNA। क्या बनाना है, mRNA। ओके, तो ये प्रोसेस आपकी हो गई यहाँ पे कंप्लीट mRNA की। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इस कंप्लीट प्रोसेस को हम, ट्रांसक्रिप्शन। और ये कहाँ पे हुई है, हमारी न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन। और कहाँ पे हुई है, हमारी न्यूक्लियस के अंदर। और इसके लिए कौन कौन से हमने कैरेक्टर, मतलब कौन कौन से दो एंजाइम लगे हैं, हेलिकेज और आरएनए पॉलीमरेज। इसका आपने मेजर फंक्शन आपने भूलना नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है, टू मेक द कॉपी ऑफ आरएनएज। ठीक है, आरएनए की यहाँ पे कॉपी बनानी है। ओके, तो यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे mRNA बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये इजीली तरीके से आपका mRNA पे तैयार हो गया है। उसके लिए हमने मैकेनिज्म भी देख लिया है कि किस तरीके से फंक्शन होता है। हालांकि ये बहुत ही, अगर ये बहुत वास्ट प्रोसेस है, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही कहा है, ये सिर्फ ओनली एंड ओनली 10th ओरिएंटेड लेक्चर है, जिसमें मतलब कुछ ज़्यादा फैक्टर है ही नहीं। अदरवाइज अगर हम इसी प्रोसेस को अगर हम देखते हैं तो आपके अकेले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में और 3 प्रोसेस आते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ओके, तो ये इतनी ज़्यादा कुछ हम लेंथी प्रोसेस आपने दिखने वाली नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो हम ऑफकोर्स इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी हम बनाएंगे, जो कि जूनियर और सीनियर कॉलेज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, तो अभी आपका mRNA बन के तैयार हो गया है। इसका मतलब आपकी क्या प्रोसेस कंप्लीट होगी, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, अभी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, कुछ जेनेटिक कोडॉन्स प्रेजेंट है। ओके, तो अभी यहाँ पे बात आती है कि mRNA तो फॉर्म हो गया है, अब इस mRNA को अभी कहाँ पे लाया जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस का तो यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, न्यूक्लियस में सिर्फ इतना काम था कि mRNA का फॉर्मेशन करना था, mRNA का फॉर्मेशन हो गया है। अभी ये mRNA अभी कहाँ पे लाया गया है, सेल के साइटोप्लाज्म में लाया गया है। इसका मतलब mRNA से लेके तो अभी बाकी जितनी प्रोसेस होगी वो सारी प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होगी। ओके, तो अभी यहाँ पे तो काम इन दोनों एंजाइम का हो चुका है। अब किसका काम है हम ये देखते हैं। ठीक है, तो अभी जो काम है AUG है यहाँ पे, मतलब ये सारे बाकी कोडॉन्स है। तो अभी जो हमको क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। अब प्रोटीन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो हमको RNA चाहिए जो हमको यहाँ पे अभी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मतलब बाइंड होने वाला मॉलिक्यूल है जो कि हमको प्रोटीन बनाने के लिए काम में आएगा, वो है राइबोसोम। कौन है, राइबोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे पहला कौन आता है, राइबोसोम आएगा। ठीक है, अभी राइबोसोम आएगा तो राइबोसोम जो है अभी, तो राइबोसोम का हम टिपिकल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं। ठीक है, ये एक लार्ज सब यूनिट है। ओके, ये क्या है, लार्ज सब यूनिट। ठीक है, और ये है स्मॉल सब यूनिट। ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट।
जो कि प्रोटीन को बनाने के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो अभी ये जो दोनों के दोनों यूनिट है वो कहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, एमआरएनए के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कहाँ पे बाइंड होगी। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि उसको मतलब प्रोटीन बनाने के लिए मतलब उसको कहाँ पे बाइंड होना पड़ेगा। तो अभी इस प्रोटीन को कहाँ से स्टार्ट करना है या कहाँ तक मतलब उसको प्रोटीन को बनाना है, इसको बताने के लिए हमारे एमआरएनए के ऊपर कुछ जेनेटिक कोड्स होते हैं। क्या होते हैं, जेनेटिक कोड। तो अभी जेनेटिक कोड को इन्वेंट किसने किया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जेनेटिक कोड को इन्वेंट किया है हमारे ये इंडियन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है सर हरगोविंद सिंह खुराना। आपने भूलना नहीं है। ठीक है, किसने इन्वेंट किया है, जो जेनेटिक जो कोडॉन है, जेनेटिक कोडॉन जो हमारे जो 20 अमीनो एसिड्स है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसको मतलब प्रॉपरली मतलब ऐड होने के लिए उन्होंने लगभग कितने कोडॉन्स बनाए हैं, 64 कोडॉन्स बनाए हैं, जिसमें से एक इनिशिएशन कोडॉन है और 3 टर्मिनेशन कोडॉन है। ठीक है, तो जेनेटिक कोडॉन कितने हैं हमारे पास, 64 कोडॉन्स है। और इसको किसने डिस्कवर किया है, सर हरगोविंद सिंह खुराना। ठीक है, किसने, सर हरगोविंद सिंह खुराना, इन्होंने मतलब वो मतलब बनाया है। ओके, तो अभी जो कोडॉन्स है ये अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो अभी बात ये है कि सबसे पहला जो टास्क अभी हमारा ये है कि जो राइबोसोम जो है वो बाइंड तो होगा, लेकिन एक्चुअल में कहाँ बाइंड होगा, तो इसको बताने के लिए मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, कुछ इनिशिएशन कोडॉन, लेकिन इनिशिएशन कोडॉन सिर्फ एक ही है। ओके, तो इनिशिएशन कोडॉन कितना है, सिर्फ एक ही है। तो इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है, AUG। कौन सा है, AUG इज अ इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, जो कि बताता है कि हमको प्रोटीन कहाँ से स्टार्ट करना है। तो अगर यहाँ पे आपको कहीं पे देख रहा है इनिशिएशन कोडॉन, ओके ये रहा। ओके, तो अभी ये AUG है, इसका मतलब राइबोसोम को पता लग जाता है कि अभी हमको AUG, जैसे ही राइबोसोम मतलब एमआरएनए के ऊपर आ जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो पूरे एमआरएनए को स्कैन करता है। क्या करता है, वो स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उसको पता लग जाता है कि अभी AUG अगर यहाँ पे है तो मुझे स्टार्ट यहाँ से ही करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी ये AUG कोडॉन जिसने जैसे ही रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये जो RNA पॉलीमर जो राइबोसोम है वो यहाँ पे बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब बाइंड होने के बाद अभी जो आपका राइबोसोम है सिमिलरली अभी क्या करेगा, अपनी जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, जो जेनेटिक कोडॉन्स है, वो क्या करेगा, अभी वो रीड करेगा, स्कैन करेगा 1 बाय 1। तो इस डायरेक्शन से वो क्या होगा, वो माइग्रेट करेगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, तो अभी ये इसके बाद जो होने वाला है अभी हम इसको देखेंगे। तो AUG इसके ऊपर बाइंड हो गया है। अब राइबोसोम क्या करेगा, ये मतलब राइबोसोम किससे बना होता है, मतलब कुछ RNA से बना होता है, कुछ प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो अभी ये RNA की मेरी कॉपी भी रहेगी। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे राइबोसोम जो होगा वो आगे आगे जाएगा, वैसे वैसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में कुछ इसकी इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, अभी हमको क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। और प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से। ओके, इसका मतलब जब जब राइबोसोम मतलब जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को कैरी करेगा, एक कोई तो भी स्पेसिफिक उसका जो हेल्पिंग हैंड होगा वो क्या लाएगा, अमाइनो एसिड। तो भाई बात ये है कि अमाइनो एसिड कौन लाएगा, सबसे पहली बात है कि अमाइनो एसिड कौन लाएगा, बिकॉज प्रोटीन तो आपको बन रहा है, लेकिन प्रोटीन को बनाने के लिए कौन जरूरी है, हमारा अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड को तो लाना पड़ेगा। राइबोसोम जो है जिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को मतलब रीड करेगा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में हमको अमाइनो एसिड चाहिए, जो कि tRNA ला के देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी जो tRNA है, ये tRNA का हम एक स्टिपल स्ट्रक्चर निकाल देते हैं। आपने शायद एक क्लोवर लीफ मॉडल आपने देखा होगा tRNA का। ओके, ये क्या है, ये tRNA का स्ट्रक्चर है और ये क्या है, अमाइनो एसिड, जो कि tRNA के ऊपर बाइंड हो रहा है। ठीक है, T स्टैंड फॉर ट्रांसफर, मतलब वो कुछ तो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है। वो ट्रांसफर क्या कर रहा है, अमाइनो एसिड। वो क्या ट्रांसफर कर रहा है, अमाइनो एसिड। ये बात आपने भूलना नहीं है। ये क्या है, tRNA मतलब ट्रांसफर RNA। ये किससे बना है, वो ये हमारा mRNA है, ये rRNA की कॉपी से बना है। इसका मतलब आपने जो 9th स्टैंडर्ड में जो आपने 3 भी टाइप के मतलब जो RNA एक पढ़े थे उसका फंक्शन हमको यहाँ पे देखना है। ओके, तो अगर आपका 9th स्टैंडर्ड का अगर कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको RNA के बारे में जानने के बाद कोई मतलब डिफिकल्टी नहीं होगी, आप फर्स्ट बार नहीं सुनोगे। तो अगर आपको इन तीनों के अगर फंक्शन आपको अगर पता अगर हम
हम देखेंगे उस चैप्टर में आपके 9th स्टैंडर्ड में, तो ये पॉइंट आपको ईजिली आपको अंडरस्टैंड होगा कि कौन सा RNA किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अभी जो tRNA है ओके, वो ट्रांसफर कर रहा है अमीनो एसिड। अब क्योंकि ये किस तरीके से मैकेनिज्म होगा हम वो देख लेंगे। तो जो AUG है वो क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रीड कर रहा है। ये जैसे ही न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को रीड करेगा, ये tRNA जो है ये क्या लाएगा, अमीनो एसिड लाएगा। मतलब इसने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया है AUG, तो AUG को सबसे पहले क्या वो रिकॉग्नाइज करेगा, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में जो tRNA है ओके, वो क्या करेगा, वो अमीनो एसिड क्या करेगा इसके ऊपर, ये जो अमीनो एसिड इसने लाया है, ठीक है, ये जो अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड किसको देगा, वो राइबोसोम को देगा। ठीक है, अगर हम राइबोसोम का अगर हम टिपिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो राइबोसोम की 3 साइट होती है। कितनी साइट होती है, 3 साइट होती है, जो कि पहली है A, सेकंड इज अ P एंड थर्ड इज अ E। तो A साइट से क्या होगा, हमारा tRNA आएगा। ठीक है, tRNA आएगा, तो tRNA के बाद जो हमारा जो इंपॉर्टेंट मैटर है, इंपॉर्टेंट मैटर को क्या है हमारे पास, ओनली अमीनो एसिड। क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को रखेगा, देन tRNA एग्जिट साइड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम तरीके से इसने क्या किया, अमीनो एसिड को मतलब यहाँ पे मतलब अमीनो एसिड के साथ tRNA अंदर आया। tRNA के बाद इसने मतलब क्या किया, यहाँ पे राइबोसोम को सॉरी जो अमीनो एसिड है इसको यहाँ पे रखा, एंड जो tRNA है वो यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो सेम तरीके से आपका जो मतलब जो राइबोसोम है वो क्या करता जाएगा, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रीड करता जाएगा, इस जेनेटिक कोडन को रीड करता जाएगा, और जैसे जैसे जेनेटिक कोड को ये रीड करते जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में हमारे जो अमीनो एसिड्स है ओके, वो अमीनो एसिड tRNA पिक करता जाएगा और यहाँ पे स्टोर करता जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को वो क्या करेगा, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ये क्या करता जाएगा, वो अपनी पोजीशन चेंज करता जाएगा। कौन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, आपका राइबोसोम। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इस बात को भूलना नहीं है आपने। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो राइबोसोम है वो अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। तो चलिए हम इस प्रोसेस को हम देख लेते हैं। ये है आपका mRNA 5' ये AUG और भी GCA UGACG। ठीक है, तो अभी आपका राइबोसोम पहले यहाँ पे था, और अब जो हम देख रहे हैं कि राइबोसोम भी कहाँ पे है, यहाँ तक आ गया है। ठीक है, ठीक है, आपके क्या राइबोसोम मतलब आप उसने राइबोसोम ने क्या कर लिया, अपनी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के ऊपर क्या कर लिया, उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पे क्या हो गया है, उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो राइबोसोम ने क्या किया, अपनी पोजीशन को एक एंड से दूसरे एंड में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। मतलब ट्रांसलोकेशन, वो चेंज कर रहा है अपनी लोकेशन को। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पे मतलब लोकेशन क्या हो जाता है, हमारा राइबोसोम माइग्रेट हो जाता है। तो अभी जितने भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ने इसने रीड कर लिए थे, उतने मतलब उसने अमीनो एसिड को क्या किया था, स्टोर किया था। ठीक है, मतलब इसने जितने भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसने रीड किए हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में क्या ऐड करते गया, वो tRNA। मतलब इतना सीक्वेंस रीड किया tRNA आया, इतना सीक्वेंस रीड किया tRNA आया, tRNA के साथ साथ अमीनो एसिड भी आए। तो ऐसे करते करते मतलब जहाँ तक इसने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रीड किए, तो वैसे वैसे यहाँ पे जो अमीनो एसिड है वो भी tRNA के साथ आते गए, और tRNA जो है वो यहाँ पे ऐड करने के बाद tRNA तो रिमूव हो गए, लेकिन अमीनो एसिड की चेन यहाँ पे बनती गई। ठीक है, देन अब जैसे जैसे AUG जो कोडॉन है, तो AUG के बारे में क्या देखा है कि AUG हमको बोलता है कि मतलब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो जिस तरीके से अगर शुरुआत करने वाला अगर कोई अगर यहाँ पे कोडॉन है, तो सेम तरीके से हमारे पास 3 ऐसे कोडॉन्स है जो कि बताता है कि हमको प्रोटीन कहाँ पे टर्मिनेट करना है। ओके, तो 3 में से अगर कोई भी एक कोडॉन अगर उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, ओके, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो तब वो हमको तब राइबोसोम को अपने आप पता लग जाता है कि मुझे अभी प्रोटीन को तैयार करना बंद करना है। ओके, तो ये मतलब हम देखेंगे किस तरीके से होता है। तो ठीक है, ये है आपका फिर से mRNA। ओके, तो अभी हम इतने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो नहीं निकालेंगे, लेकिन ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपका जो राइबोसोम है वो एंड तक आ गया है। ओके, अब एंड के आ जाने के बाद में अब जो हमारा जो प्रोटीन है वो भी हमारा कंप्लीट तैयार होके है, लेकिन वो प्रोटीन एंड कब होगा, उसको टर्मिनेट कब किया जाएगा। तो जिस तरीके से हमने क्या पे AUG को हमने इनिशिएशन कोडॉन कहा था, तो सिमिलरली हमारे जो यहाँ पे राइबोसोम के जो mRNA है
उसके पास ऐसे कुछ टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनेशन कोडॉन। अगर स्टार्ट करने वाला अगर कोई कोडॉन अगर है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए भी क्या चाहिए? कोडॉन चाहिए, अदरवाइज प्रोटीन वहाँ पे बनता ही जाएगा जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन होगा। ओके, तो सिमिलरली जो हमारा जो जेनेटिक कोडॉन है, जेनेटिक कोडॉन कितने हैं हमारे पास? 64, जिसमें से AUG क्या है? एक इनिशिएशन कोडॉन है। तो हमारे पास 3 टर्मिनेशन कोडॉन है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है UAA, ओके, UAG एंड UGA। ये तीनों के तीनों क्या है? टर्मिनेशन कोडॉन है। ये कौन से कोडॉन है? टर्मिनेशन कोडॉन। आपको ये बात ध्यान में आनी चाहिए, ये कौन से कोडॉन है? टर्मिनेशन कोडॉन। ये क्या है? टर्मिनेशन कोडॉन। तो अब ये तीनों में से अगर एक भी कोडॉन इसने को रिकॉग्नाइज अगर कर लिया, किसने? राइबोसोम ने, तो ये क्या हो जाएगा? राइबोसोम को एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे अभी प्रोटीन को तैयार करना भी स्टॉप करना है। ओके, तो उसके बाद अपने आप जो राइबोसोम जो होगा अभी यहाँ से क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। क्यों हो जाएगा? बिकॉज उसने क्या रिकॉग्नाइज कर लिया है? UAA, या फिर उस तीनों भी एट ए टाइम वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो तीनों में से अगर कोई एक भी कोडॉन इसके अगर यहाँ पे अगर वो बाइंड अगर हो जाता है या फिर वो अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है आपका राइबोसोम, तो वो अपने आप वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। बिकॉज ये कोडॉन वही कहता है कि जैसे ही मतलब इस कोडॉन के ऊपर राइबोसोम बाइंड हो जाएगा, ये कोडॉन उसको आगे जाने ही नहीं देगा, उसको बोलेगा कि अभी आपको प्रोटीन यहाँ पे टर्मिनेट करना है। और जैसे ही राइबोसोम निकल जाएगा तो उसके पास की जितने भी अमीनो एसिड की जो चेन बनी थी, जो कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की वजह से tRNA जो अमीनो एसिड लाया था, उसके पास का जो अमीनो एसिड था वो यहाँ पे चेन बनाता गया। और जैसे उसने टर्मिनेशन कोडॉन यहाँ पे स्कैन कर लिया, तो टर्मिनेशन कोडॉन की वजह से आपकी जो राइबोसोम जो मशीनरी थी वो सेपरेट हो जाएगी, और आपकी जो मतलब अमीनो एसिड की जो चेन है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज होके वो किस में कन्वर्ट होगी? वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगी। और इस तरीके से आपका जो ये एक आपका जो प्रोटीन है वो तैयार हो जाएगा। और यही हमारा मोटो था कि हमको किस तरीके से यहाँ पे प्रोटीन तैयार करना है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रोटीन किस तरीके से तैयार किया जाता है या प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी कैसे चलती है हमारे बॉडी में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी चैप्टर में आप इसी पॉइंट में एक आपको टर्मिनोलॉजी दी गई है जिसको वहाँ पे मेंशन किया गया है म्यूटेशन के तौर पर। ठीक है, तो व्हाट इज माय म्यूटेशन? म्यूटेशन का मतलब होता है अगर कोई चेंज अगर हो रहा है जेनेटिक लेवल के ऊपर। ठीक है, म्यूटेशन पहले देख लेते हैं। म्यूटेशन, ओके, तो कोई चेंज अगर होता है, लेकिन चेंज कौन से लेवल पे होना चाहिए? जेनेटिक लेवल पे होना चाहिए। ओके, जेनेटिक लेवल पे जो चेंज अगर होता है, ओके, तो उस चेंज को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिक लेवल चेंज। ओके, उस जेनेटिक लेवल पे अगर कोई चेंज अगर होता है, माइनर चेंज अगर होता है, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है, तो जो प्रॉपर अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगर वहाँ पे अगर नहीं लगता है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमेशा ए के साथ थाइमिन लगता है और जी के साथ क्या लगता है? साइटोसिन लगता है। अगर मे बी अगर ये अगर पेयरिंग अगर इस टाइप से अगर हो गई, ए के साथ अगर सी लग गया, तो ये क्या है? एबनॉर्मल पेयरिंग है। ये क्या है? एबनॉर्मल पेयरिंग है। तो ऐसे अगर कुछ अगर मिस्टेक अगर हो जाती है, तो ये मिस्टेक कहाँ पे हो रही है? आपके डीएनए के ऊपर हो रही है, और डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो अगर कौन सा भी ऐसा चेंज जो कि जेनेटिक लेवल पे अगर होता है, तो उस चेंज को हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको? म्यूटेशन। ओके, तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा की एक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपके यहाँ पे मतलब बताई गई है। तो ये एक कंप्लीट फेनोमेनन है जिसको हम स्टडी करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस या फिर सेंट्रल डोग्मा में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारी बॉडी में प्रोटीन तैयार किया जाता है। ये टॉपिक जो है वो 10th ओरिएंटेड है। इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे जो कि सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही काम में आएगा, बहुत ही इफेक्टिव होगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और अगर कोई आप में से अगर कोई अगर जो भी हमारे मेरा लेक्चर देखते हैं, अगर आप मुझे कोई सजेशन अगर देना चाहते हो, तो ऑफकोर्स आप मुझे सजेशन भी आप दे सकते हो। थैंक यू।